नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वह है समिति के आवश्यक तत्व। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि समिति क्या है और किस प्रकार से समिति बनाई जाती है। उसी प्रकार से समिति के आवश्यक तत्व क्या है, अर्थात किस तत्वों के सम्मिलित होने से समिति कही जाती है। इसमें जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें 6-7 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी समूह, व्यक्तियों का जो समूह है वो समिति है या नहीं है, उसके निर्धारण के लिए हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो समिति के निर्धारण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उसमें जो पहला मुख्य बिंदु आता है वो आता है मानव समूह, ह्यूमन ग्रुप। अर्थात क्या कि जब तक मनुष्य एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक समिति का निर्माण हो ही नहीं सकता। अर्थात क्या कि समिति में जो व्यक्तियों का समूह है वो केवल व्यक्तियों का समूह भर होने से काम नहीं चलेगा, जब तक कि उसमें सामाजिक स्तर पर, समाज के स्तर पर आपस में उनमें किसी प्रकार के संबंध स्थापित नहीं हो। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ है कि यदि कोई एक समाज कल्याण के लिए समिति है तो उसका व्यक्तियों का जो आपस में संबंध है वह भी इसी से संबंध रखता होगा, और साथ में क्या होगा कि आर्थिक संस्था या फिर उसका कुछ उद्देश्य, ये सब आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करेंगे तभी समिति का निर्माण हो सकता है। ठीक है। दूसरा ही बात है संगठन। संगठन में क्या? संगठन को भी हम यही कहेंगे कि वो केवल मानव भर का समूह होने से काम नहीं चलेगा। संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी संगठित होना, यानी कोई विशेष हित, मतलब कोई एक व्यक्तिगत हित नहीं, कुछ विशेष हित रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो संगठित होकर समिति का निर्माण करते हैं, क्योंकि बिना संगठन के समिति अपने हितों की पूर्ति नहीं कर सकती। अर्थात क्या है कि संगठन मतलब कि जब व्यक्तियों का समूह आपस में मिलकर के कोई एक उद्देश्य को लेकर के समिति का सदस्य मिलकर के एक समिति बनाते हैं तो उसमें कोई एक विशेष हित, यानी कोई एक मुख्य उद्देश्य रख करके व्यक्ति आपस में संगठित होकर के एक उस लक्ष्य पर कार्य करते हैं, तभी उसे समिति कहा जाता है। तीसरी बात है समान उद्देश्य या स्वार्थ है। इसका अर्थ क्या कि समिति का जब निर्माण होता है उसका आवश्यक शर्त ही है कि उसका कोई न कोई एक मुख्य उद्देश्य होना ही चाहिए। जब तक मनुष्य के उद्देश्य नहीं है, जब तक मनुष्य उन उद्देश्यों को लेकर के आपस में सामान्य स्तर पर संगठित नहीं है, तब तक, और साथ में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध भी स्थापित नहीं है, तो वह किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए या किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए वह संभव कार्य नहीं हो सकता। अर्थात समिति के लिए जो आवश्यक तत्व है, सभी मनुष्यों का एक सामान्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होना आवश्यक है, और उस उद्देश्य के साथ में सभी का संगठित होना, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन के लिए आपस में सामाजिक संबंध स्थापित होना भी एक आवश्यक कार्य है। चौथी बात आती है सहयोगी की भावना। सहयोगी की भावना का अर्थ क्या है? जब भी कोई समान उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तो एक दूसरे के साथ सहयोग से ही हो सकती है। जैसे
इसको आप एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक नाटक है। जब रंगमंच पर कोई नाटक होता है तो उसमें अभिनेता होता है, संचालक करता होता है, डायरेक्टर होता है, इनकी सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। यदि इनमें आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं करें तो सहयोग के बिना जो वो नाटक है वो नहीं खेला जा सकता। अर्थात अभिनेता तब तक अपना जो अभिनय है वो अच्छा नहीं कर सकता जब तक उसको संचालक या डायरेक्टर उसका सही डायरेक्शन न दे, उसकी अच्छाई या बुराई को वो न बताए और उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है, तब तक वह अच्छा अभिनेता नहीं बन सकता। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कार्य जब यह समिति हो तो समिति में भी एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना होगी। सबके कार्य भले ही विभिन्न हो, तभी जाकर के कार्य संभव हो सकेगा। और नाटक का जो नायक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अभिनेताओं को आपस में सहयोग की आवश्यकता होती ही होती है। तो जो मुख्य उद्देश्य है समिति का वह है सहयोग की भावना। अगली बात है उद्देश्यों की पूर्ति के नियम। समिति के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ जो सहयोग करेंगे तो वास्तव में वो किस प्रणाली को अपनाएंगे, उनके काम करने का क्या तरीका होगा, यदि कोई समस्या आती है तो उन प्रश्नों के समस्या के निवारण के लिए समिति क्या नियम अपनाती है, इसका पालन सभी सदस्यों को करना पड़ता है। और आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करे और एक दूसरे के कार्य में बाधा न डाले, जिससे कि कार्य भी शीघ्रता और कुशलतापूर्वक पूर्ण हो सके। अगला बिंदु आता है व्यापक हित, ब्रॉड इंटरेस्ट। अर्थात क्या कि एक ही हित की पूर्ति के लिए अनेक समितियां बनाई जाती हैं। अर्थात क्या कि मान लीजिए कोई एक बड़ा उद्देश्य है, तो बड़ा उद्देश्य मान लीजिए उसमें 100 लोगों का एक काम है, तो 100 लोग एक साथ उसको नहीं कर करके उन 100 लोगों को भी आपस में अलग अलग डिवाइडेशन कर देते हैं कि मान लीजिए 5 लोगों की या 10 लोगों की एक समिति, तो वो केवल इतना ही कार्य देखेगी। फिर 10 लोगों की एक समिति, फिर 10 लोगों की एक समिति। इस प्रकार से एक समिति के अंतर्गत एक कोई उद्देश्य है तो उसके लिए भी एक समिति के अंतर्गत अनेक समितियां बनाई जाती हैं। इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए नाटक है, तो नाटक में रंगमंच समिति मतलब जो स्टेज पर होने वाले जितना भी सारा कार्यक्रम है वो एक समिति 5 या 10 सदस्य या जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उतने ही लोग उसका संचालन करेंगे। फिर मान लीजिए दूसरी उसी में प्रकाश प्रबंध की समिति, अर्थात जो लाइट का प्रबंध है वो सब उसी के आधार पर होगा। 7वां है अधिक उद्देश्य संभव है। तो समिति का जब भी निर्माण होता है कि आवश्यक नहीं है कि समितियां केवल एक विशेष उद्देश्य हेतु ही बनाई जाए। समितियां एक से अधिक बनाई जा सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि उद्देश्य परस्पर संबंधित हो। ठीक है, तो समिति के अंतर्गत इन मुख्य बिंदुओं को, इन मुख्य आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है, तभी हम समिति को कह सकते हैं कि समिति है। आज हमने समिति के आवश्यक तत्वों के विषय में पढ़ा है। तब अगली कक्षा में कुछ और बिंदु लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।